subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। कल हमने इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम के बारे में और ओवरऑल जो एनिमल किंगडम में नर्वस सिस्टम के 5 ट्रेंड्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। और जो हमारा उसमें 5वां ट्रेंड था वो ये था कि कॉन्सिक्वेंटली एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ़ इंटर न्यूरॉन्स है वो इंक्रीज़ होता गया। इट मीन्स कि उसने ब्रेन की कम्प्लेक्सिटी को और उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। तो जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, हम वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में ये देखते हैं कि हमारे पास बिल्कुल यूनिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपीयर हो गई एनिमल्स के अंदर। तो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम की जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे वर्टिब्रेट्स में तकरीबन सेम होती है और उसके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम के लिए अलग से हैं। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं इनमें एक बायलेटरल सिमेट्री है, एक नोटोकॉर्ड है और एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है जो नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन को कैरेक्टराइज़ करते हैं। यानी एवोल्यूशन के साथ इनमें ये 3 मेन कैरेक्टर्स अराइज़ हुए। बायलेटरल सिमेट्री को हमने कल के लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था। उसका मतलब ये है कि एक ऐसी सिमेट्री जिसमें बॉडी को क्लियरली राइट और लेफ़्ट हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता हो और ये पेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स की वजह से पॉसिबल होता है। देन द सेकंड थिंग इज़ अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो इन वर्टिब्रेट्स की बॉडी में एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। और तीसरा एक नर्व कॉर्ड का ट्यूब्यूल की फॉर्म में या ट्यूब की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होना। तो ये जो इनका ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम है विच इज़ हॉलो इनसाइड, ये भी इनका एक मेन कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम नोटोकॉर्ड को डिस्कस करेंगे। नोटोकॉर्ड एक रॉड है जो मीजोडर्म से डिराइव होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड सेल से बनता है। मीजोडर्म क्या है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो मीजोडर्म से ये रॉड डिराइव होगा और इसके ऊपर एक शीट होती है जो कि वेंट्रल है टू द न्यूरल ट्यूब, यानी न्यूरल ट्यूब खुद डॉर्सल साइड पर है और उसके ऊपर की तरफ वेंट्रल साइड पे एक शीट उसको एनकेस करती है, उसको कवर करती है। सबसे पहले जो ये नोटोकॉर्ड है ये मैरीन कॉर्डेट्स में अपीयर हुआ, यानी समंदर में रहने वाले कॉर्डेट्स में, और ये तकरीबन सारे वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज़ में प्रेजेंट होता है। लेकिन एडल्ट्स में या तो ये ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है। और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान ज़्यादातर वर्टिब्रेट स्पीशीज़ में जो वर्टिब्रीज हैं वो एक नोटोकॉर्ड की रिप्लेसमेंट से पैदा होते हैं, यानी नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के गुजर जाने के बाद ये चेंज हो जाता है इनटू सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रल कॉलम। बहुत से वर्टिब्रीज मिलकर उस कॉलम को बनाते हैं और ये नोटोकॉर्ड की रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आता है। अब वर्टिब्रेट में जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी वजह से क्या फ़ायदे हुए कि किस चीज़ की डेवलपमेंट हुई? स्ट्रॉन्ग मसल्स की डेवलपमेंट। वर्टिब्रेट्स को इस बात के लिए अलाउ कर दिया गया कि वो फास्ट मूविंग प्रीडेटर के तौर पर सामने आए, क्योंकि अगर एक सिंपल रॉड रहता तो बॉडी के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ना आती जो भागने, दौड़ने, लेटने और झुकने और बहुत से कामों के लिए चाहिए। तो ये जो प्रीडेटरी इनका लाइफस्टाइल है ये ज़्यादा फैसिलिटेट हुए इस वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वर्टिब्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेटेड हैं, दे आर नॉट फ्यूज्ड। तो इस आर्टिकुलेशन की वजह से या इस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की वजह से इनको हेल्प मिलती है। तो बाकी जो बोन्स हैं वो पावरफुल जॉज़ की डेवलपमेंट में, प्रीडेटरी नेचर के लिए वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था, यानी कि एक प्रीडेटर को एक पावरफुल जॉ भी चाहिए। तो ये इन बोन्स की जो डेवलपमेंट है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। जो दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आता है वो सिंगल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस है। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर, नोटोकॉर्ड बिल्कुल जहाँ पर प्रेजेंट है उसके ऊपर वाली साइड पे एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। तो अर्ली एवोल्यूशन के दौरान ये जो नर्व कॉर्ड है इसमें क्या हुआ कि इसमें रीजनल मॉडिफिकेशन हो गई, इसके कुछ हिस्से एक्सपेंड हो गए विच वर लेटर चेंज इनटू ब्रेन, और उसके पीछे एक लॉन्ग लेकिन नैरो पोर्शन था जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, और वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। टाइम के साथ साथ जो एंटीरियर एंड है वो थिकन हो गया और उसके अंदर जो नर्वस टिश्यू की वेरिएबिलिटी है वो बढ़ गई और फंक्शनली ये 3 पार्ट्स में डेवलप हो जाता है, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। तो जो पावरफुल और फास्ट मूविंग वर्टिब्रेट्स हैं उनकी सेंसेस ज़रा हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए।
तो जो एंटीरियर पार्ट उनकी बॉडी का है या जो सर वाला हिस्सा है जो पहले किसी भी एनवायरनमेंट को फेस करता है, उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स की तादाद को बढ़ा दिया गया, कम्प्लेक्स हो गए ये स्ट्रक्चर्स, कम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया गया, और प्लस ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। इनमें पेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स देखी गई, फॉर एग्जांपल आइज़ और ईयर्स जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर्स के तौर पे सामने आए, जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में से गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन इंटरप्रेट करता है और इसकी मदद से ये अपने एनवायरनमेंट को जज करते हैं। उसके बाद जो नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स है उसकी दो मेन डिवीजन सामने आई। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी ये कैफिलाइजेशन इसमें स्टार्ट हुई, तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला यूनिट है। इट इज़ मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सारी नर्व से बना होता है विच आर आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो क्योंकि ये बॉडी के किनारों पर होता है इसलिए हम इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंदर जो नर्व्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं मेनली। एक सेंसरी नर्व्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरी मोटर नर्व्स हैं जो कमांड्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक लेकर जाती हैं। और तीसरी मिक्स्ड नर्व्स हैं जिनमें सेंसरी फंक्शन एबिलिटी भी होती है और मोटर फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी भी होती है। तो जो मोटर नर्व्स होती हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्केलेटल ऑर्गन्स तक, स्केलेटल मसल्स तक लेकर जाता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारी बॉडी के या हमारे ब्रेन के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है, यानी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। तो जो इनवॉलेंट्री है या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये वो होता है जो कि स्मूथ और कार्डियक मसल्स पर डिपेंड मतलब उस पर ये मुश्तमिल होता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। हमारे ग्लैंड्स और जो हार्ट है और ये ऑर्गन्स हमारे अपने कंट्रोल में नहीं हैं। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसकी फर्दर टू यूनिट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक वो होता है जो कि हमारी बॉडी को फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, यानी जिस वक्त सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती, और पैरासिम्पैथेटिक वो होता है जो कि नॉर्मल कंडीशंस में हेल्प करता है। तो जो नर्वस सिस्टम के पाथवेज़ हैं इंडिविजुअल न्यूरोनल एक्सॉन्स से वो बने होते हैं, लेकिन ये न्यूरोनल एक्सॉन्स बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे आपके फ़ोन की केबल्स होती हैं, और ये केबल्स मैसेजेस को आप तक डिलीवर करती हैं, यानी उनकी मदद से आप फ़ोन में आने वाली आवाज़ को भी सुनते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये बंडल्स हैं नर्व फाइबर्स के, इनको हम नर्व ट्रैक्ट्स कहते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ये बंडल्स नर्व्स कहलाते हैं, और ये मैसेजेस को लेकर जाती हैं और लेकर आती हैं। तो एक्सॉन्स की जो सेल बॉडी होती हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में ग्रुप्स बनाती हैं, और ये ग्रुप्स न्यूक्लियाई कहलाते हैं, नर्व न्यूक्लियाई। अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद हों तो फिर हम इनको न्यूक्लियाई कहते हैं, और अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हों तो फिर हम इन सेल बॉडीज़ को गैंग्लियॉन्स कहते हैं। अब हम एक और फिगर को डिस्कस करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 376 पे फिगर 24.8 है, और इसमें आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम के दो क्लियर यूनिट्स हैं। एक नर्वस सिस्टम से दो सिस्टम्स अराइज हो रहे हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इसका एंटीरियर पार्ट है जो एक्सपेंडेड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड इसका पोस्टीरियर और नैरो पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, मेन जो एक मोटर नर्व्स पर मुश्तमिल है और दूसरा जो सेंसरी नर्व्स पर मुश्तमिल है। जो सेंसरी नर्व्स पर मुश्तमिल होता है वो दो आगे से उसके पार्ट्स हैं, विसरल सेंसरी नर्व्स हैं और सोमैटिक सेंसरी नर्व्स हैं, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं। और जो मोटर है वो मैसेजेस को भेजता है, वो कहाँ कहाँ भेजता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास जो अंडर वॉलंटरी कंट्रोल है, और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी है और किसी भी इंसान के शऊरी कंट्रोल में नहीं होता, यानी उसको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसकी फर्दर आगे दो यूनिट्स हैं, एक सिंपैथेटिक है जो कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में या बहुत ज़्यादा जब टेंस सिचुएशंस होती हैं, इमोशनल कंडीशंस होती हैं, फ़ियर होता है या स्ट्रेस में होती है बॉडी, उस वक्त कंट्रोल करता है। और पैरासिम्पैथेटिक वो है जो रेस्टिंग कंडीशंस में बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो यूनिट्स हैं। ये फ़्लो शीट डायग्राम आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है ताकि आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक पूरा नर्वस सिस्टम हमेशा के लिए याद हो जाए।
ठीक है। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो एक पहला पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड हम स्टार्ट करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन हम सबको पता है कि ये कनेक्टिंग लिंक के तौर पर काम करता है ब्रेन और बाकी बॉडी के दरमियान, और दूसरा काम ये है, इसका काम ये है कि ये स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक प्रिडिक्टेबल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आपकी बॉडी फ़ौरन हाथ आपका पीछे हट जाता है, लेकिन ये आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री इसका रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री लिम्ब मूवमेंट्स हैं या दूसरे ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, ये इस लिंक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो ब्रेन से एक्सटेंड होता है और टेल तक चला जाता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन काट कर देखें तो हमें नज़र आता है कि इसके सेंटर में एक खाली जगह होती है विच इज़ कॉल्ड द न्यूरल कैनाल, और ये आगे जाकर ब्रेन की उन खाली जगहों को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती हैं, जो ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होती हैं। तो इसके अंदर भी CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। इसके अंदर ग्रे मैटर भी होता है और वाइट मैटर भी होता है। जो ग्रे मैटर है उसमें सेल बॉडीज़ और डेंड्राइट्स होते हैं, और ये इंटरन्यूरॉन से ही बना होता है, और ये मेनली रिफ्लेक्स कनेक्शंस को कंट्रोल करता है, जो वेरियस लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से वेंट्रल और डॉर्सल साइड्स पर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, उनकी रूट्स होती हैं। ये जो रूट्स हैं ये मोटर और सेंसरी नर्व फाइबर से बनी होती हैं, और ये मेजर स्पाइनल नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल हैं। अगर ये कंप्रेस हो जाएं तो फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। जो स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर है वो माइलियन शीट से कवर्ड न्यूरॉन से बना होता है, जिनको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, और उसका ये वाइटिश कलर जो है वो माइलियन के एडिशन के वजह से ही होता है। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स की 3 लेयर्स होती हैं विच आर कॉल्ड मेनिंजेस, और मेनिंजेस जो है इसका मतलब ही मेम्ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं। ये सिमिलर लेयर्स हैं जैसा कि ब्रेन को कवर करने वाली मेनिंजेस, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्रेनियम के अंदर 3 मेनिंजेस होती हैं और इन मेनिंजेस के अंदर ब्रेन लिपटा हुआ होता है। जो आउटर लेयर है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, ये टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। मिडल मेम्ब्रेन को अरेक्नॉइड कहा जाता है, ये डेलिकेट होती है। और सबसे अंदर वाली पिया मैटर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये नरिश करती है स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? जनरली जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं कि ट्रंक कितनी लंबी है या टेल कितनी लंबी है एक वर्टिब्रेट की। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रॉग जो है, क्योंकि उसकी बॉडी शॉर्ट होती है तो उसके अंदर स्विमिंग या जंपिंग के लिए हाइंड लेग्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, एक रिड्यूस ट्रंक है और टेल नहीं है, तो उसके अंदर सिर्फ 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें एक स्नेक की बॉडी के साथ, जो लेटरल अंड्यूलेशंस ऑफ लॉन्ग ट्रंक और टेल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें सेवरल 100 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हो सकते हैं। फिगर में आपको कंपैरिजन दिखाया गया है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के स्पाइनल कॉर्ड्स का, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के स्पाइनल कॉर्ड का। फर्स्ट वन इज़ लैम्प्रे, और उसमें आप देखते हैं कि एक बड़ा सिंपल सा स्पाइनल कॉर्ड है। देन शार्क है, उसके अंदर आप देखें कि ग्रे मैटर की स्पेसिफिकेशन या उसके अंदर जो चेंजेस आई हैं वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद एम्फीबियन है, उसके सेंट्रल में आपको न्यूरल कैनाल नज़र आ रही है, और उसके बाद वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, और उसके इर्द गिर्द वाइट मैटर आपको नज़र आ रहा है जैसा कि शार्क में था। देन रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में भी सेम तरीके से है। वेंट्रल साइड पे वेंट्रल और डॉर्सल हॉर्न है ग्रे मैटर के, और उनके इर्द गिर्द वाइट मैटर है। देन बर्ड्स और मैमल्स हैं। यहाँ पर आप देखें कि एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्रे मैटर ने बनाया है, और उसके इर्द गिर्द वाइट मैटर मौजूद है। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। कल के नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।